नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल टेक्निकल्स में। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वह एलओसी को लेकर आ रही है। कश्मीर घाटी में बर्फबारी शुरू होने वाली है और ऐसे में अब आतंकी जो कि पाकिस्तान के द्वारा भेजे जाते हैं वो एक्टिव हो रहे हैं। आतंकी सर्दी और बर्फबारी का फायदा उठाकर भारत की सीमा में प्रवेश करने का प्रयास कर सकते हैं और करीबन 250 आतंकी भारत में घुसपैठ करना चाहते हैं। सेना की खुफिया रिपोर्ट में आतंकियों के इस प्लान का खुलासा हुआ है। मेजर जनरल अमरदीप आहूजा ने कहा कि लगभग 215 से 250 आतंकी जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा के भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की तैयारी में है और उनके ये जो सभी प्रयास है उन्हें विफल करने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। सेना की ये खुफिया रिपोर्ट उस रिपोर्ट के बाद आई है जिसमें कहा गया था कि सीमा पार से घुसपैठ की घटनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण है और 2019 के मुकाबले इसमें 75% की कमी आई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2020 में कश्मीर घाटी में अब तक 75 सफल ऑपरेशंस किए हैं। 180 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया है। पुलिस के अनुसार 2020 के ऑपरेशन के दौरान केवल एक नागरिक की मौत हुई थी। अगली खबर की बात करते हैं तो वो लद्दाख को लेकर आ रही है। ऐसे वक्त में जब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चल रहा है और ये तनाव पर पहुंच चुका है और इसे कम करने में अभी कोई सफलता नहीं मिली है, ऐसे में सांसदों का एक समूह लद्दाख सेक्टर का दौरा करेगा। सैनिकों के उच्च ऊंचाई वाली जगहों पर रहने के कारण कपड़े, रहने की जगह और राशन का संसदीय पैनल जायजा लेगा। आपको बता दें कि ये दल 28 से 29 अक्टूबर को लेह का दौरा करेगा। अगली खबर भारतीय सेना को लेकर आ रही है। इंडियन आर्मी चीफ जनरल मुकुंद नरवणे को अगले महीने नेपाली सेना के मानद जनरल का दर्जा मिलने जा रहा है। जनरल नरवणे अगले महीने नेपाल की यात्रा पर जाने वाले हैं, जिस दौरान पड़ोसी देश उन्हें इस सम्मान से नवाजेगा। नेपाली सेना के प्रवक्ता ने बताया कि जनरल नरवणे इस साल नवंबर में नेपाल का दौरा करने वाले हैं। नेपाल की तरफ से कहा गया है कि राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी जनरल नरवणे को उनके दौरे के दरमियान एक समारोह में नेपाली सेना के जनरल का ऑनर रैंकिंग प्रदान करेगी। अगली खबर डीआरडीओ को लेकर आ रही है। डीआरडीओ के प्रमुख जी सतीश रेड्डी ने देश को आश्वस्त किया है कि अब संगठन के पास इतनी क्षमता हो गई है कि हमारे सशस्त्र बल जिस तरह की मिसाइलें भी चाहेंगे उन्हें बनाकर दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में किसी भी तरह की मिसाइल तैयार करने की क्षमता हासिल हो चुकी है। आपको बता दें कि पिछले 40 दिनों में एक के बाद एक करीबन 10 सफल मिसाइलों का परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। उनमें हाइपरसोनिक मिसाइल शौर्य, बढ़ी हुई रेंज के साथ ब्रह्मोस, परमाणु क्षमता युक्त बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी, हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट व्हीकल यानी कि एसटीडीवी, एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 और सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज टॉर्पीडो वेपन सिस्टम शामिल है। जी सतीश रेड्डी ने कहा कि भारत खासकर पिछले 5 से 6 सालों में मिसाइल सिस्टम के क्षेत्र में जितना आगे बढ़ा है, उससे हमें मिसाइलों को क्षेत्र में संपूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों को जरूरत के मुताबिक अब हम किसी भी तरह की मिसाइल विकसित करने में सक्षम है। जी सतीश रेड्डी ने कहा कि डीआरडीओ भारत की सेना को अत्याधुनिक हथियारों से लैस करने की दिशा में कठिन परिश्रम कर रहा है। उनका कहना है कि हम इसे अपना दायित्व समझते हैं, इसीलिए डीआरडीओ कई वेपन सिस्टम पर काम कर रहा है और कोविड-19 के दौरान भी हमारे वैज्ञानिक लगातार काम करते रहे। सभी सिस्टम पर अच्छा काम हुआ है और जैसे ही हम तैयार हो जाएंगे हम इनका ट्रायल कर लेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए उन्होंने कहा कि हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम काफी सशक्त हैं और मिसाइल, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, टॉर्पीडो, गन और कम्युनिकेशन सिस्टम समेत तमाम सैन्य उपकरणों के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुके हैं। डीआरडीओ प्रमुख ने कहा कि डीआरडीओ के वैज्ञानिक लगातार अलग अलग तरह के सिस्टम्स पर रिसर्च कर रहे हैं जिनका अब तक आयात होता रहा है। हमारे वैज्ञानिक अब देसी सिस्टम बनाने पर भी काम कर रहे हैं। डीआरडीओ ने देश की कंपनियों में पूरी तरह से तैयार 108 आइटम सेना को मुहैया कराए हैं। निजी उद्योगों की सहायता के लिए टेक्नोलॉजी फंड भी बना रखा है और हमने निजी क्षेत्रों के लिए अपनी टेस्ट फैसिलिटी को भी खोल दिया है। डीआरडीओ ने कहा कि वो अगले 4 से 5 सालों में पूरी तरह से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली को विकसित कर देगा जो कि अपने लक्ष्य को मार गिराने की क्षमता रखेगा और ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की तुलना में और भी ज्यादा तेज और घातक होगी। आगे उन्होंने बताया कि ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड रेंज मिसाइलों को 400 किलोमीटर से अधिक के टारगेट पर भी लॉन्च किया जा सकता है, जो पहले की तुलना में लंबी दूरी पर अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। अगली खबर की बात करते हैं तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को लेकर आ रही है। सरकार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निजीकरण करने के लिए पूरी तरीके से काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा पर कैबिनेट समिति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन इस मुद्दे की संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार ने आधिकारिक तौर पर अभी इसकी घोषणा नहीं की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में मंत्रियों का एक समूह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड निगमीकरण की प्रक्रिया को देख रहा है, जिसमें 2 कंसल्टेंसी फर्म है, KPMG एडवाइजरी सर्विस और खेतान एंड कंपनी। इस प्रक्रिया में सरकार की सहायता कर रही है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निगमीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन की घोषणा की। हाल ही में आयोजित सीसीएस की मीटिंग में सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को एक या एक से अधिक कॉर्पोरेट संस्थाओं में बदलने की मंजूरी दे दी थी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निगमीकरण के माध्यम से नई टेक्नोलॉजी, निजी निवेश और कुशल शासन को अपनाने पर ध्यान केंद्रित होगा। इसमें रक्षा वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निजीकरण के अलावा रक्षा उत्पादन विभाग जल्द ही रक्षा उपकरणों के आयात पर अंकुश लगाने के लिए नकारात्मक वस्तुओं की दूसरी लिस्ट जारी करने जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार ने लगभग 1250 वस्तुओं को नेगेटिव लिस्ट में शामिल करने की योजना बनाई है। रक्षा क्षेत्र में सक्रिय सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं और निजी खिलाड़ियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई है। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और डीआरडीओ के विचारों को उन वस्तुओं पर मंगाया गया था जिन्हें अगली नेगेटिव सूची में शामिल किया जाएगा। अगस्त में सरकार ने अपनी पहली नकारात्मक सूची को जारी किया था, जिसमें 101 आइटम्स थे। यह अनुमान है कि लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के अनुबंध अगले 5 से 7 सालों के भीतर घरेलू उद्योग के साथ रखे जाएंगे। अगली खबर की बात करते हैं तो पाकिस्तान को एक बड़ा झटका देने को लेकर आ रही है। पाकिस्तान में रावी नदी के पानी के प्रभाव को कम करने के लिए सेंट्रल ग्रीन पैनल ने डिसाइड किया है कि पंजाब में शाहपुर कंडी बांध परियोजना के निर्माण के लिए वन भूमि के मोड़ के लिए वनीकरण के अनिवार्य मापदंडों को पूरा करने का फैसला लिया गया है। पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति ने पंजाब में शाहपुर कंडी बांध परियोजना के लिए जलाशय के निर्माण के लिए करीबन 275.16 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत जो मांग की गई थी उसके प्रस्ताव पर विचार किया। अधिकारियों के अनुसार इस परियोजना से पाकिस्तान में बहने वाले पानी में भारी भरकम की कमी आएगी और इससे महत्वपूर्ण भारत के जल संसाधनों को बचाने में मदद मिलेगी, साथ ही जिसका इस्तेमाल पंजाब और जम्मू कश्मीर में सिंचाई के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1960 में जो सिंधु जल समझौता जिस पर दोनों देशों ने, भारत और पाकिस्तान ने साइन किए थे, उसके अनुसार जो वेस्टर्न रिवर है, इंडस यानी कि सिंधु, झेलम और चिनाब, इसका पानी पाकिस्तान को दिया जाना है और पूर्वी नदियों का पानी जिसमें रावी, व्यास और सतलज है उसका इस्तेमाल भारत करेगा। हालांकि भारत इस ट्रीटी यानी कि सिंधु जल समझौते के वजह से इस पानी का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करने में असमर्थ रहा और साथ ही भारत की पाकिस्तान को सिंधु जल के हिस्से के प्रभाव को रोकने की मांग भी बढ़ती रही। 27,000 करोड़ रुपए की शाहपुर कंडी बांध परियोजना में 206 मेगावाट बिजली पैदा होगी और पंजाब में 5,000 हेक्टेयर भूमि और जम्मू कश्मीर के सांबा और कठुआ जिले में 31,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने की क्षमता है। यानी ये एक बड़ा झटका पाकिस्तान को लग सकता है और भारत अब पानी के प्रभाव को पूरी तरीके से रोककर उसका इस्तेमाल अपने देश के लोगों के लिए करेगा। अगली खबर भारत और अमेरिका को लेकर आ रही है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री स्टीफन बेगियन ने विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला से बातचीत की। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति के बारे में चर्चा की। जहां अमेरिका ने चीन पर अपनी स्थिति को उजागर किया तो भारत ने गतिरोध को समाप्त करने के लिए चीन के साथ चल रहे मुद्दों के बारे में चर्चा की। बेगियन ने विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से भी मुलाकात की। ऐसा कहा जा रहा है कि हर्षवर्धन श्रृंगला और स्टीफन बेगियन ने बांग्लादेश की स्थिति पर चर्चा कर चुके हैं। श्रृंगला ने बंगाल की खाड़ी में देश के भू राजनीतिक महत्व के कारण भारत के पूर्वी पड़ोसी पर स्थिति को रेखांकित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। तो दोस्तों, ये थे टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।